हेयर रीजन वहाँ पे है, एक हेयर एक जोन ऐसा है जहाँ से हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। दीज आर द एपिडर्मल एक्सटेंशंस जो वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो इसका आंसर है कि विच पार्ट ऑफ द रूट कंटेन द रूट हेयर जोन, दैट इज द मैचुरेशन जोन। ये पहला क्वेश्चन था जिसमें मैचुरेशन जोन आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसी पर आया है, अगर हम देखेंगे इसी रूट पर ही पूछा गया है। इस बार इन्होंने सीधे किया है रूट पर ही टारगेट। पहले एक दो क्वेश्चन हम बोलेंगे। इन्होंने कहा है दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जोन ऑफ एलोंगेशन। जोन ऑफ एलोंगेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी हमने क्लास में बताया है कि वोकलाइजेशन वहाँ हो जाती है, सेल वॉल डिपोजिशन वहाँ हो जाती है, सेल एनलार्जमेंट वहाँ होती है। लेकिन यहाँ पर एक पार्ट इन्होंने दिया है लार्ज कॉन्सेपिक्यूअस न्यूक्लियस। ये आंसर नहीं है, इसका आंसर जो है वो सेकंड है, लार्ज कॉन्सेपिक्यूअस न्यूक्लियस। नॉट करेक्ट, वही है इसमें से। रूट जोन ऑफ एलोंगेशन में जो क्वेश्चन दूसरा आया था वो आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जोन ऑफ एलोंगेशन। तो हमने कहा इसमें आंसर जो सही है वो लार्ज कॉन्सेपिक्यूअस न्यूक्लियस होता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बॉटनी का आया है डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस से। तीसरा क्वेश्चन डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस से आया है। तो जब हम फोटोसिंथेसिस से आए, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम वहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताते हैं और वहाँ पर दो सिस्टम्स के बारे में आमतौर पर सभी पढ़ाते हैं। और वो दो सिस्टम्स जो है जिसमें हम कहेंगे PS1 है और PS सेकंड है। PS1 PS सेकंड। PS1 को हम कहते हैं दिस इज द पहला रीजन जिसमें P700 हम कहेंगे जो लाइट एब्जॉर्ब करता है 700 nm पर, जो रॉबर्ट एमर्सन एंड उनके साथियों ने किया था। दूसरा जो है P600 जो होता है P680 जो लाइट एब्जॉर्प्शन करता है 680 पर, इसको हम PS सेकंड कहते हैं। तो ये जो PS सेकंड है ये वाटर के हम कहेंगे वाटर स्प्लिटिंग, जिसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, उसमें यूज होता है। PS1 कभी यूज नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग, हम कहेंगे हाँ इस तरह से बताया है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स दिए हैं बहुत सारे और वहां बोला है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। पहला स्टेटमेंट है द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, ए स्टेटमेंट गलत है, ये एसोसिएटेड PS1 के साथ नहीं होता है। तो वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसको हम सॉस मैग्नीशियम भी फिर पढ़ते हैं, जहाँ पर मैग्नीज भी यूज होता है एज ए को फैक्टर वाटर को स्प्लिट करने में और वहाँ से हमें ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो हम कहेंगे पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत है कि वाटर स्प्लिटिंग जो होती है वो PS सेकंड से होती है, नॉट बाय PS1। ये पहला ऑप्शन ही गलत निकला। दूसरा ऑप्शन है C4 प्लांट्स यूज द C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन। ऐसा नहीं है, C4 प्लांट्स करते हैं C4 साइकिल जो हम पढ़ते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन से बचा जाए। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो होता है इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ओकर। सही बात है, इसलिए NCERT कहती है इन C4 प्लांट्स द प्रोडक्शन ऑफ हम कहेंगे द प्रोडक्शन जो होती है बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, लेकिन C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होती है। तो ये भी हम कहेंगे आंसर ये भी गलत है। C3 प्लांट एग्जिबिट्स क्राउन्स एनाटॉमी, ये भी गलत है। C3 प्लांट्स में क्राउन्स एनाटॉमी नहीं है, C4 प्लांट्स में क्राउन्स एनाटॉमी है, जिसको हम वर्थ कहते हैं। क्राउन्स मींस वर्थ, जहां पर आपको एक रिंग में बंडल शीट सेल्स मिलेंगे। तो इसका आंसर है A and D। A मतलब ये इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो पहला है द वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन D वाला द C3 प्लांट एग्जिबिट क्रॉस एनाटॉमी, ये भी हम कहेंगे गलत है। तो A and D इसका ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शन है ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट ओकर थ्रू कीमोऑस्मोसिस, इसको भी पीटर मिचेल ने 1969 में अच्छे से समझाया था बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडिएंट इन ATP सिंथेसिस। इसके बाद हमने कहा था C4 प्लांट्स यूज द C3 पाथवे फॉर, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ओकर, ये सही है, उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है C4 प्लांट्स में। तो आंसर है A and D। तो ये क्वेश्चन आया था डायरेक्टली डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जहां पर हमारे पास दो तरह के प्लांट्स होते हैं, दो तीन तरह के, एक होते हैं C3 प्लांट्स, दूसरे होते हैं C4 प्लांट्स,
तीसरे होते हैं जिसको हम कैम प्लांट्स कहते हैं, क्रसुलेंस एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट्स। लेकिन जो C4 प्लांट्स पे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, जिसको हम कहते हैं कि ये C4 प्लांट ऐसे प्लांट्स है जो ऐसा साइकिल चलाते हैं ताकि फोटो रेस्पिरेशन से बचा जाए, और यहीं पर क्वेश्चन आया है। तो 4 स्टेटमेंट में फिर से बोलूंगा, द वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1 गलत ऑप्शन है। C4 प्लांट यूज द C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, तो हम कहेंगे ये सही है। इन एट द मेन बायोसिंक पाथवे इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ओकर, ये भी सही है। C3 प्लांट्स क्रॉस एनाटॉमी, ये गलत है। तो A एंड D इसका आंसर है। E जो दिया है ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस बाय कीमोओस्मोटिक मैकेनिज्म, ये सही है। तो हम कहेंगे गलत ढूंढना था हमारे पास, तो हम कहेंगे A एंड D इज द आंसर इन प्लांट फिजियोलॉजी, जिसका क्वेश्चन है C4 पाथवे जो आया है इस बार के क्वेश्चन में। A एंड D जो है गलत है, ये हमारा सही आंसर है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं क्लासेस में, आप पहले क्वेश्चन के ऊपर देख लीजिए इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट लिखा है, पहले उस चीज पर जाइए। इनकरेक्ट अगर लिखा है तो उसको अंडरलाइन पहले कीजिए। कभी कभी हमें इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, हम करेक्ट की जगह फिर इनकरेक्ट ढूंढ लेते हैं या इनकरेक्ट की जगह करेक्ट ढूंढ लेते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहले हमें स्टार्टिंग में यही देखना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये हमें देखने थे। ये 2 क्वेश्चन थे, एक में मैचुरेशन जोन है, दूसरे में A एंड D है। A मतलब वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम PS सेकंड के साथ होता है, D मतलब C3 प्लांट्स में क्रॉस एनाटॉमी नहीं होती है, ये C4 प्लांट्स में होती है। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, कुछ मॉडिफिकेशंस दी गई है। क्वेश्चन है हमारे पास एक क्वेश्चन है कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू, ये मैच द फॉलोइंग है। कंजक्टिव टिश्यू एक तरह का टिश्यू होता है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। ये हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ते हैं, जाइलम, फ्लोएम, एक्सआरएच, एंडारिच, रेडियल वगैरह, ये सारे कोलेटरल कॉन्जॉइंट, ये सारे हमें वहाँ नजर आते हैं। तो कंजक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट हमें पता चलती है तो हम पूरे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो इस पे देख लेते हैं। कंजक्टिव टिश्यू जो होता है, इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये होता है। दूसरा, व्हाट आर कैस्परीन स्ट्रिप्स, हम 9th से पढ़ के आए। कैस्परीन स्ट्रिप्स एक तरह की ऐसी मॉडिफिकेशन होती है, एक ऐसा डिप्रेशन, एक ऐसा डिपोजिशन होता है सुब्रिन का, किनके सेल्स पर, कैस्परीन स्ट्रिप्स। ये कैस्परीन स्ट्रिप्स हमारे पास एक ऐसा डिपोजिशन होता है, कैस्परीन स्ट्रिप्स, ये ऐसा डिपोजिशन होता है, एंडोडर्मल सेल्स के डिपोजिशन होती है, एंडोडर्मल सेल्स, उनमें सुब्रिन होता है, सुब्रिन चढ़ता है उनके अंदर, सुब्रिन। इसलिए हम कहते हैं वहां से एपोप्लास्टिक पाथवे फिर स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी हम प्लांट की एनाटॉमी देखते हैं, पहले हम पैरेन्काइमा देखते हैं, फिर हम ग्राउंड टिश्यू देख लेते हैं, फिर हम जाइलम, ग्राउंड टिश्यू में हम पेरिसाइकल, एंडोडर्मल सेल्स देखते हैं। तो यही आया है कि कैस्परीन स्ट्रिप्स कहाँ होती है, तो ये होती है एंडोडर्मल सेल्स की डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन, एक तरह का थिकनिंग मटेरियल होता है। तो ये होता है दूसरा ऑप्शन इसका। अब तीसरा दिया है सब्सिडियरी सेल्स। फिर से स्टोमेटा पर क्वेश्चन आया है। हमने कहा था क्लास में कि स्टोमेटा एक ऐसा पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, ट्रांसपायरेशन हो जाती है। इस स्टोमेटा के आउटसाइड होती है 2 गार्ड शेप्ड सेल्स, ऐसी वाली किडनी शेप्ड सेल्स, लेकिन उनके बाहर वाली सेल्स को हम नाम देते हैं सब्सिडियरी सेल्स। इसीलिए ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, यहीं से ये आया है डायरेक्टली, हम कहेंगे स्टोमेटल अपैरेटस से, जहां आपको गॉड सेल पता होनी चाहिए, जहां आपको स्टोमेटल पोर आना पता होना चाहिए, जहां पर सब्सिडियरी सेल्स पता होनी चाहिए। तो यहां पर मैच द फॉलोइंग में सब्सिडियरी सेल्स, दीज आर एक्चुअली द सेल्स जो कि गॉड सेल के आउटसाइड होती है, स्टोमेटा के ऊपर, जो कि गैसेस एक्सचेंज करता है प्लांट्स में। अब और एक है स्टार्च शीट। फिर से एंडोडर्मल सेल्स में ही ये मॉडिफिकेशन हो जाती है कि कुछ एंडोडर्मल सेल्स में स्टार्च डेवलप हो जाता है अंदर एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। तो इसका जो ऑप्शन है 3 है, थर्ड ऑप्शन है इसका, दैट इज कंजक्टिव टिश्यू, इट इज द टिश्यू बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम एंड सुब्रिन, कैस्परीन स्ट्रिप्स आर द थिकनिंग्स एट द एंडोडर्मल सेल्स। थर्ड, सब्सिडियरी सेल्स आर द सेल्स आउटसाइड द गॉड सेल्स। फोर्थ, starch sheet, it is a
टाइप ऑफ रिजर्व फूड इन एंडोडर्मल सेल्स। इस तरह का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन थर्ड है। और एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में। हमने बार बार क्लास में कहा है कि GMO पढ़ाया हमने, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने कहा है BT कॉटन। ये जो BT कॉटन होता है, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। वो होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नाम देते हैं बैसिलस thuringiensis। उसको एक तरह का जीन होता है, इंसेक्टिसाइडल जीन। वो जीन क्या करता है, वो रेजिस्टेंस देता है एक प्लांट को ताकि वो इंसेक्ट से बचा जाए। तो हमने क्या किया, इस जीन को BT हम कहेंगे कॉटन में डाला और उसमें एक तरह की रेजिस्टेंस मिली इन्फेक्शन के खिलाफ, इंसेक्ट्स के खिलाफ। तो हम कहेंगे BT कॉटन जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। इसका ऑप्शन ये है पहला कि BT कॉटन है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो है वो है थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज। इसको हम थर्मस एक्वेक्टस ऑप्शन मैच करते हैं। थर्मस एक्वेक्टस एक ऐसा पॉलीमरेज है, हमने बहुत सारे DNA पॉलीमरेज से बताई है क्लास में कि जो यूकैरियोट्स है उनके अंदर अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन तरह की DNA पॉलीमरेज है जो कि रेप्लिकेशन करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 2, इवन कि 3rd, 4th, 5th भी है जो कि किसी सॉस मैकेनिज्म में यूज होता है, जैसे कि 4th और 5th। इसमें जो हमारा आंसर है वो है कि जो थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है वो है एक्वेक्टस, थर्मस एक्वेक्टस हमारा आंसर है। और इसके साथ और एक है TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड हमारे हम बोलेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के पास होता है, जो प्लांट्स में ट्यूमर फॉर्मेशन करता है। बहुत सारे जेनेटिक केसेस में यूज़ होता है जहाँ पर इसको क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करते हैं। इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, इसमें कुछ और भी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह हो जाती है और ट्यूमर फॉर्मेशन होती है, तो हमारा जीन भी इंसर्ट हो जाता है। तो हम कहेंगे TI प्लाज्मिड इज फाउंड इन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। और एक है PBr322। ये एक ऐसा वेक्टर है जो पहली बार यूज किया गया, PBr322। रॉबर्ट बॉयर की एक लैब में ये यूज किया गया था कैलिफोर्निया में, जहां पर सबसे पहले 1977 में इसको डिस्कवर किया गया था। और इसका काम था, पहले इसका यूज किया गया E. coli के अंदर क्लोनिंग में। तो हमारा ऑप्शन है इसमें डायरेक्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म BT कॉटन, थर्मोस्टेबल DNA इसमें आएगा एक्वेक्टस, थर्मस एक्वेक्टस। थर्ड है TI प्लाज्मिड, इट इज फाउंड इन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। एंड PBr322 जिसको 1977 में बॉयर की लैब में डिस्कवर किया गया था, जो पहली बार E. coli को एज ए वेक्टर यूज किया गया था E. coli के लिए। तो यहाँ E. coli दिया है, तो ये सही हमारा ऑप्शन है। और एक क्वेश्चन है हेटेरोफाइली के ऊपर, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। 11th का लास्ट टॉपिक यूनिट जो हमारा होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहां पर एक क्वेश्चन आया है हेटेरोफाइली, जो आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। और वहां पे बोला गया है हेटेरोफाइलस डेवलपमेंट इन रिस्पांस टू एनवायरमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना हेटेरोफाइली में यूज हो जाता है? तो उसमें डायरेक्टली आंसर है कि डी डिफरेंशिएशन तो नहीं है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब है जब एक सेल डिफरेंशिएटेड कंडीशन से वापस आ जाती है। ये हमने क्लास में भी बताया है कि when the cell is dividing continuously, that's called as undifferentiated cell, but when the cell is stopping division and perform a particular function, उसको हम बोलते हैं permanent या differentiated cell। तो इसमें elasticity भी नहीं है, रीडिफरेंशिएशन फिर वापस बन जाना, फिर डिफरेंशिएटेड। तो इसमें हमारा जो आंसर है प्लास्टिसिटी है ये। और एक ऑप्शन है जहां पर हमें ये ठीक है, प्लास्टिसिटी। और एक और इसके बाद और एक क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आया है इन्फ्लोरेसेंस पे क्वेश्चन। ये बोला है मैंने क्लास में हजार बार बोला है, क्वेश्चन इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर आएगा। तो इन्फ्लोरेसेंस में हमारे पास दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस है। एक को हम कहते हैं रेसिमोस, दूसरे को कहते हैं हम साइमोस। इस रेसिमोस में जो एक्सिस है प्लांट की, जहां पर फ्लावर होता है, वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं और फ्लावर निकलते हैं लेटरल साइड्स में इस तरह से, लेकिन एक्सिस ग्रो करती रहती है। इस टाइप को हम कहते हैं रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और इसमें करेक्ट ढूंढना था। तो इस रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स डेवलप हो जाते हैं इन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है व्हेन ओल्डर फ्लावर्स आर एट द बेस एंड यंगर फ्लावर्स आर एट द टॉप। तो इसका आंसर यही है जो रेसिमोस है। इसमें पहला ऑप्शन है इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। क्वेश्चन आया है द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर, नहीं, फिर वो साइमोस बन जाता है।
तो यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता है, यहाँ पे एक्सिस ग्रो कंटिन्यू करती है। दूसरा, द ग्रोथ इज लिमिटेड, नहीं एक्सिस ग्रो करेगी। थर्ड, फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन, सही है, यहाँ पर फ्लावर्स आर सॉलिटरी, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर है फ्लावर्स आर फॉर्मड इन एक्रोपेटल सक्सेशन। इसी तरह से हम साइमोस में देखेंगे बेसिपेटल ऑर्डर, जहाँ पे फ्लावर अराइज होते हैं यंगर एट द बेस एंड ओल्डर एट द टॉप। तो हमारा आंसर यहाँ है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपेटल सक्सेशन होता है। ये और एक क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आया है 12th के डिविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, जिसमें डायरेक्ट पूछा गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, और दूसरा क्वेश्चन मुझे पार्ट नजर आया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मैंने क्लास में 2-3 एग्जाम्पल इसकी भी दी है। तो पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन से ही पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन को क्रॉस करते हैं वाइट फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन से, तो वहां पर आना चाहिए थे मेंडल के हिसाब से रेड, वहां आता है पिंक, एंड दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो फ्लावर कौन सा था? एंटी राइनम, जिसको हम डॉग फ्लावर कहते हैं, तो वो इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये ऑप्शन आएगा। मेक द फॉलोइंग इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटीराइनम स्पीशीज। दूसरा है कोडोमिनेंस, ये भी 1000 बार बोला है। मेंडल ने हमेशा कहा है कि इन F1 यू विल गेट ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर, आप F1 में एक ही पेरेंट के कैरेक्टर पाओगे। लेकिन जब हम देखते हैं बहुत सारी डिविएशन आ गई, कोडोमिनेंस हमारे पास दूसरी तरह की हमारे पास डिविएशन आ गई, जहां पर हमने बोला कि ABO ब्लड ग्रुप के 3 एलील्स होते हैं, IA, IB, IO, जिसके 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ABO ब्लड ग्रुप में डायरेक्ट आएगा कोडोमिनेंस। ये होता है मैच द फॉलोइंग का, ये यहाँ पर आता है। फिर है और एक इसका ऑप्शन आता है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है, इन्हीं 2 से निकलता है। लेकिन और एक मैच द फॉलोइंग इसका देखते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसी इनहेरिटेंस होती है जहाँ पे 3 और मोर जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रेट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर जो होता है A, B एंड C जीन से होता है। जितने ज़्यादा डोमिनेंट A, B, C जीन होंगे उतना ज़्यादा फेयर कलर आता है। ये भी क्लास में रिसेंटली पढ़ाया है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो होता है ह्यूमन स्किन कलर। तो हम कहेंगे इसकी टोटल हम ऑप्शन जो होती है, थर्ड ऑप्शन है A सेकंड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा एंटीराइनम। B1 कोडोमिनेंस में आएगा, नहीं B1 में आएगा ब्लड ग्रुप, B4 आएगा, B4 आएगा, हाँ इसका फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे इसे दिया है थर्ड। तो पीलियोट्रॉपी जो है फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज इन ह्यूमंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होती है इट इज द ह्यूमन स्किन कलर। ये हमारे पास और एक क्वेश्चन गया। अब आया है और एक क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेटोफाइट के ऊपर, जहां पे हमने पहले ही कहा था जब हम एक एंथर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उस स्ट्रक्चर में एंथर में आप देखोगे बाइलोब्ड एंथर, अंदर आपको 4 तरह के स्पोरेंजियम मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, पोलन 6। उन पोलन 6 में आपको पहले मिलेगी पोलन मदर सेल, यही आंसर होगा इसका भी। पोलन मदर सेल को हो जाती है मियोसिस, यहां बनता है एक तरह का टेट्राड। पहले होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू, फिर होता है PMC, फिर होता है मियोसिस में टेट्राड बनता है 4 तरह के, फिर बनते हैं पोलन ग्रेन। तो डायरेक्ट आया है क्वेश्चन कि सीक्वेंस बताइए। तो सीक्वेंस है स्पोरोजेनस टिश्यू होता है अंदर, उसको हो जाती है, उनसे बन जाती है PMCs। यहाँ हर एक सेल PMC बनती है, ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह नहीं है एक ही सेल हो जाती है डिफरेंशिएट, यहाँ हर एक सेल PMC बनेगी। PMC को हो जाती है मियोसिस, वो तो आपको पता ही है 1 सेल गिव्स 4 सेल। ये बनाती है टेट्राड जो कि कुछ सब्सटेंस के साथ लिंक्ड होते हैं चारों, कैलोस की वजह से वो दूर हो जाते हैं। फिर आता है पोलन ग्रेन जिसको हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। करेक्ट सीक्वेंस है स्पोरोजेनस टिश्यू, उससे बनते हैं PMCs, उसको हो जाती है मियोसिस, उसको होता है टेट्राड फॉर्मेशन, 4 तरह की पोलन 4 पोलन ग्रेन्स, फिर उनमें पोलन ग्रेन्स। तो ये इसकी ऑप्शन होती है स्पोरोजेनस टिश्यू पहला, दूसरा यानी थर्ड ऑप्शन है B, D एंड C। इसके बाद दूसरा हम देख लेते हैं। हाँ, अब आया है और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है डायरेक्टली हमें केल्विन पाथवे से। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा केल्विन पाथवे क्योंकि बाकी टीचर्स का भी है यहाँ पे। केल्विन पाथवे में हम देख लेते हैं कि वहां पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लगते हैं, एक कार्बन को लगते हैं फिक्स करने में, फूड बनाने के टाइम 3 ATPs
और 2 NADPH। क्वेश्चन पूछता है एक ग्लूकोज बनाना है, एक ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, तो कीजिए 3 इंटू इसको 6, इसको 6, तो ये हो जाते हैं 18 ATP और ये होते हैं 12 NADPH। ये हमारा आंसर भी है। तो केल्विन साइकिल में एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH लगते हैं, लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए, तो उसको 18 ATP और 12 NADPH चाहिए। तो आंसर हमारा यही है डायरेक्ट। अब और एक क्वेश्चन आया है सेल साइकिल के ऊपर। सेल साइकिल पे क्वेश्चन आया है G1 फेज। हमने कई बार क्लासेस में पढ़ाया है कि सेल साइकिल इज हम कहेंगे ऐसा साइकिल जहां पे एक सेल डिवाइड भी करती है, अपना DNA जो है रेप्लिकेट भी करती है, लेकिन उसमें कुछ एक फेज होता है इंटरफेज जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, जैसे G1, S एंड G2, उनके बारे में पूछा गया है। तो हम डायरेक्टली कहेंगे यही कि उन्होंने कहा है यहाँ पर, हाँ, G1 फेज में सेल ग्रोथ करती है, ऑप्शन डायरेक्टली मैच हो जाएगा, आप देख लीजिए, सेल ग्रोथ करती है, डिवाइड नहीं होती, इसका DNA डिवाइड नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है कि एस फेज में यानी G1 फेज में द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन DNA रेप्लिकेशन। एस फेज में DNA रेप्लिकेट हो जाता है और G2 फेज में आप सेल तैयारी करती है कि वो माइटोसिस करे। तो डी वाले फेज से ही आपको, अगर डी ऑप्शन पता होता, उसी से आपका क्वेश्चन आंसर निकलता। डी फेज उन्हें लिखा है, एम फेज इज द एक्चुअल डिवीजन फेज, तो यही हमारा आंसर भी है। अगर आप डी मिलाओगे, डी इज फर्स्ट, तो आपका क्वेश्चन निकलेगा ऑप्शन ए है इसका, इस सीरीज का जो मेरे हाथ में है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर, जहां पर G1 में डिवाइड नहीं होता है हमारा ये DNA, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाते हैं। एस फेज में DNA सिंथेसिस होती है। G2 फेज में हम कहेंगे कि ऐसा हो जाता है कि सेल इज, हाँ, लास्ट वाला पता अगर होता डी वाला, एम फेज इट इज द एक्चुअल डिवीजन दैट ओकर इन द सेल, तो हमारा आंसर निकलता। तो इसका ऑप्शन इस सीरीज का 1 है, A सेकंड, B थर्ड, C फोर्थ एंड D 1। अब ये और एक क्वेश्चन है यहाँ आया है, हाँ, ये क्वेश्चन है किसके ऊपर, डिकम्पोजिशन के ऊपर। ये भी हम 12th में पढ़ते हैं शायद, माइक्रोवेल बायोलॉजी में, जहाँ पे डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है, ह्यूमिफिकेशन है, डिकम्पोजिशन है, या हम और एक मिनरलाइजेशन होती है, जो भी हमारे पास डेड लीव्स, प्लांट्स, एनिमल ज़मीन पे गिरते हैं, उनको डिट्राइटस कहते हैं। तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको। डिकम्पोजिशन का मतलब है लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो मिल जाएगा ऑप्शन। ह्यूमिफिकेशन में एक ऐसा डार्क कलर्ड आपको सब्सटेंस मिलेगा जिसको ह्यूमस कहते हैं, तो ऑप्शन वहाँ है। और लास्ट वाला है मिनरलाइजेशन, जहाँ पे ये हम कहेंगे ये पर्कुलेट हो जाते हैं विद रेन वगैरह, जो है नीचे की तरफ जाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस कोलाइडल सब्सटेंस रिलीज ऑफ। तो इसका ऑप्शन डायरेक्टली है थर्ड वाला, A थर्ड, B फोर्थ, C सेकंड, D 1। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, अब क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, इजी वाला क्वेश्चन आया है कि किन प्लांट्स में ओव्यूल जो होता है, सीड जो होता है, ओवरी के अंदर नहीं होता है। हम जिम्नोस्पर्म इसलिए पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट्स इन व्हिच द ओव्यूल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड इनसाइड द ओवरी। तो हमने वहाँ सिड्रस पढ़ा है, पाइनस पढ़ा है, कॉनिफर्स में पाइनस पढ़ा है, तो इसका आंसर डायरेक्टली पाइनस है, वोल्फिया नहीं है, सेलेजनेला ब्रायोफाइटा में है, फिलेरिया वगैरह ये भी नहीं है, तो हमारे पास डायरेक्टली आएंगे पाइनस। ठीक है। अब क्वेश्चन है जो मैंने कल ही कहा था, बच्चों को ये आएगा डेफिनेटली, कल ही कहा था, 4 दिन कंटिन्यू हो गए। उस टॉपिक का नाम है प्लेसेंटेशन। इट इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी। हमारे पास प्लेसेंटेशन के टाइप्स है मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। और उन्होंने यहाँ कहा है मार्जिनल कहाँ होती है, तो हमने पढ़ा है क्लास में, जब आप एक पी का पार्ट देख लेते हो, उसका ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम देते हैं डॉर्सल सूचर कहते हैं, लेकिन जब हम इसको खोल देते हैं अंदर वाले रीजन को हम कहते हैं वेंट्रल सूचर। फिर जब देखते हैं अंदर एक रिज होता है, प्लेसेंटा एक रिज की फॉर्म में होता है, वहां पर सीड्स होते हैं इस तरह से दोनों रोज में, और उसको कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो इसका आंसर पी है। पी में आपको मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन मिलती है, वेंट्रल सूचर के ऊपर एक तरह का रिज बन जाता है। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन है, हाँ, प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी। जब भी हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास फॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। मैच हो जाएगा आंसर डायरेक्टली इसके साथ। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है जब आप ग्रॉस प्रोडक्टिविटी को माइनस करोगे रेस्पिरेटरी लॉसेस, जो भी एक प्लांट या ऑर्गेनिज्म में होती है। और ग्रॉस,
हाँ, यहाँ लिखा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये ऐसा प्रोडक्टिविटी होता है जो कि कंज्यूमर के लेवल पर आपको मिल जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज। तो आंसर होगा हमारा सेकंड टाइप, ए थर्ड, बी वन, सी फोर्थ एंड डी सेकंड। और एक क्वेश्चन है, हाँ मैं करता हूँ कोशिश जल्दी जल्दी बताने की क्योंकि बाकी टीचर्स भी है। अब एक क्वेश्चन है जो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन कमेंसलिज्म की वजह से इसको कंफ्यूज किया गया, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि एनटीए वाले चाहते हैं जहाँ रेगुलेशन हो, जहाँ कन्फ्यूजन हो, जहाँ क्वेश्चन में कई तरह का हम कहेंगे अरेंजमेंट होना चाहिए, तो वो उसी का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे क्वेश्चंस को डाल देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन आया है दो स्पीसीज़ के इंटरेक्शन के बारे में। हमने इंटरेक्शंस को दो टाइप्स में पढ़ा है, पॉजिटिव टाइप एंड नेगेटिव टाइप। पॉजिटिव में हम कहते हैं जब दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा हो पॉजिटिव है, जब एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो दूसरे को फ़ायदा ना हो फिर भी पॉजिटिव है, जब एक को नुकसान है दूसरे को फ़ायदा नेगेटिव है, जब दोनों को नुकसान हो तो नेगेटिव है। तो सुन लीजिए, क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर स्पीसीज इज हार्मड। हमें देखना है, तो ये गलत है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स अदर स्पीसीज, इसमें एक दोनों स्पीसीज बोला है हार्मड होते हैं, लेकिन कमेंसलिज्म में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर एक स्पीसीज को फ़ायदा मिलता है एंड द सेकंड रिमेन्स अनअफेक्टेड, जैसे कि एपिफाइटिक प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर। तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। बोथ स्पीसीज बेनिफिट्स इन म्यूचुअलिज्म, हाँ ये सही है, जब दो स्पीसीज आपस में म्यूचुअलिज्म करते हैं दोनों को फ़ायदा होता है। हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल है, राइजोबियम और ल्यूग्रिनस प्लांट्स के बीच में माइक्रोराइजल एसोसिएशन है, फंजे और हायर प्लांट्स के बीच में। इसी तरह पॉलिनेशन भी देख लीजिए, ये भी एक तरह की सिम्बियोटिक है, तो ये सही है। थर्ड है, इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर स्पीसीज हार्म, ये सही है। दिस इज नेगेटिव इंटरेक्शन। पैरासिटिज्म में आपने 10th से ही पढ़ा है कि किस तरह एक पैरासाइट सीक्वेंशियली ग्रेजुअली एक ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है लेकिन उसको मारता नहीं है, दूसरे को नुकसान हो जाता है। इन एमेंसलिज्म वन स्पीसीज इज हार्मड एंड अदर इज अनइफेक्टेड। हाँ, कुछ प्लांट्स कुछ रिलीज करते हैं ताकि जो नजदीकी प्लांट है उनको नुकसान होता है, खुद उनको कुछ नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड एमेंसलिज्म। तो इसका आंसर हमें ढूंढना था, तो वो है बी, डी एंड ई, इसमें आंसर है। और इसमें गलत कौन सा है? पहला ही गलत है, जो आंसर हमारा नहीं आएगा। बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन कमेंसलिज्म, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर है बी, डी एंड ई ओनली। इस में आया है हमारे पास ये क्वेश्चन। अब आया है एक क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जहाँ पर हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, लैक्टोबैसिलस बना लेते हैं। जहाँ पर हमने पढ़ा था इडली डोसा में जो फर्मेंटेशन होती है वो कैसे होती है। वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि मैंने कल 2 दिन पहले 12th को ये बोला था एक जगह पर कि किस तरह से सिविस्टी, एक ओल्ड टाइप की फूड एनसीईआरटी लिखती है, वहाँ पे लार्ज होल्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर कौन करता है प्रोड्यूस, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मानी एक तरह का बैक्टीरिया है, वो इसका आंसर है द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय प्रोपाइनोबैक्टीरिया शार्मानी। इस तरह से हमारा ये हो गया एक और क्वेश्चन। हाँ, कुछ और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे दिखते भी, पूरा हम किसी तरह से हमने पेपर कलेक्ट किया है बहुत ज़्यादा। अब इकोलॉजिकल पैरामिड्स पे आया है। इकोलॉजिकल पैरामिड्स होते हैं, हमने कहा था कि हमारे इकोसिस्टम में फूड चेन होती है, एक तरह का पैरामिड चलता है, हर ऑर्गेनिज्म का एक तरह की जगह होती है फूड चेन में। तो हमारे पास फूड चेन भी है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स भी है, बायोमास किस तरह से बढ़ जाता। तो ये हमने कहा कि इसमें बोला गया है इन्वर्टेड पिरामिड कौन सा है, तो वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हो जाता है, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो हो जाते हैं वो कम होते हैं, इन्वर्टेड हो जाता है, और उसके ऊपर जो स्पीशीज जिनको वो जो खाते हैं उनको वो ज़्यादा होती है, फिर बड़ी मछलियाँ आती है वो उनसे ज़्यादा होती है, दैट्स कॉल्ड एज इन्वर्टेड। तो इसमें आएगा क्वेश्चन पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ठीक है। वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स का वेट कम होता है, बायोमास कम होता है, लेकिन जो उनको खाते हैं उनका ज़्यादा होता है थोड़ा सा, फिर ये इन्वर्टेड टाइप का बनता है। लेकिन ग्रास लैंड का नहीं है, वहाँ पे तो डायरेक्टली बनता है हमारा, ऐसा इन्वर्टेड नहीं बनता है, अपराइट ही बनता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से माइक्रोब्स में आया है कि माइक्रोब्स, आप लाइन देख लीजिए एनसीईआरटी में लाइन एक है, माइक्रोब्स इन ऑर्गेनिक एसिड्स इन केमिकल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। उसमें हमने पहले ही कहा था कि स्ट्रेप्टोकाइनेस एक ऐसा मेडिसिन है जो स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। इस स्ट्रेप्टोकाइनेस से क्या हो जाता है कि जब भी एक पेशेंट के अंदर एक तरह का क्लॉट बनता है ब्लड में,
उस कोलाट की वजह से एक डिजीज़ हो सकती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हार्ट अटैक भी होता है। तो उस क्लॉट को ब्रस्ट करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज़ किया जाता है मेडिसिन में। वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से यूज़ होता है, मिलता है हमें। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस को आप मिलाइए, रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। दूसरा है स्टैटिन। हमने उसी माइक्रोब्स में पढ़ा था कि ग्रुप स्टैटिन ड्रग्स, दीज आर द ड्रग्स विच रिलीव या हम कहेंगे विच रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल कम कर देते हैं। तो इसका आएगा डायरेक्टली ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। खैर इस वक्त दो ही चीज़ें चर्चा में हैं, या तो बंगाल का इलेक्शन या फिर आपका पेपर। खैर मैं ज़्यादा क्वेश्चंस जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको तो क्वेश्चंस नहीं दिख रहे होंगे, जैसे बॉटनी सर ने आपसे कहा, क्योंकि अगर आज के पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट ईयर आपको पता है 2025 का जो पेपर था उसमें कुछ एटिपिकल क्वेश्चंस आए थे। जैसे एक क्वेश्चन बाद में कैंसिल भी करना पड़ा था जिसमें पेडिग्री था। इसके अलावा कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे, लेकिन इस बार जो है पेपर बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलेंगे टिपिकल आया है। इतना टिपिकल आया है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बॉटी सर भी कह रहे थे कि ये क्वेश्चंस हम अक्सर क्लासेस में बताते रहे हैं, और इसमें से बहुत सारे ऐसे
क्वेश्चन है जो मैं कुछ दिन पहले ही मैं भी बच्चों को बोल रहा था कि these questions more often are being asked and these will be asked. जैसे सेल साइकिल के बारे में आपको बॉटनी सर ने भी क्वेश्चन दिया बताया था, तो वो क्वेश्चन जो है दैट वी डिस्कस्ड इट मोर ऑफन कि ये क्वेश्चन जो है इस तरह से कॉलम वाइज आ सकता है, या आपको इसमें से जिसको बोलेंगे एक सीरीज दिया जा रहा था पहले कि पहले कौन सा केस होगा, G1 होगा या S होगा या G2 होगा, जो भी हो। तो क्वेश्चन जो था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा, इट वाज सो बेसिक दैट अगर आपने 9th क्लास की बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ी होगी तो यू कैन गेट थ्रू इट। ये वाला क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली जैसे क्वेश्चन था, which one of the following is the site of active ribosomal RNA synthesis and you know it is nucleolus, right? और इसके बाद अगर मैं देखूं तो मोटे-मोटे अल्फाज में अगर हम देखें तो किस तरह से हम एनालाइज करेंगे इस पेपर को, तो बायोलॉजी का पेपर इट वाज आई कांट से इट इज अ केक वॉक बट यस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी मच इजी एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ऑब्वियसली क्योंकि बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा, इससे पहले कि हम एक डिटेल्ड लाइव सेशन करें उससे पहले कि थोड़ा सा पेपर डिस्कशन हो तो बेहतर है। जैसे क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने प्रोटीन का मतलब हंसी आती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं अक्सर बच्चों को बोल रहा था पिछले भी बार जो नीट का बैच था तो मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे बताए थे, मैंने कहा था बेटा इफ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू यू यू मीन दिस मींस कि आपको एक में दिया जा रहा है पॉइंट। वैसा ही एक क्वेश्चन है अल्फा हेलिक्स के बारे में। अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन व्हिच लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं ऑब्वियसली आप अल्फा स्ट्रक्चर देखते हो, आप प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हो, आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हो, आप टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हो, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखते हो एंड यू नो इट वेरी वेल कि जब एक प्रोटीन जो होता है वो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में होगा तो उसके पास कुछ नहीं होगा, वो एक चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। फिर बीटा जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसमें या तो ये बीटा प्रीडिक्ट शीट होगा या फिर अल्फा हेलिक्स होगा या फिर ये ट्रिपल हेलिक्स होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फा हेलिक्स कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली इट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर बाकी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे इजी था, सब कुछ था जो कि मतलब एनसीईआरटी से ही था, और अगर कुछ दाएं बाएं से था तो इट वाज नॉट दैट मच नॉट रीचेबल, इट वाज जस्ट रीचेबल। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक सीरीज है जिसमें 106 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड जब हम पढ़ाते हैं फिर जब जो बेसिक चीजें हम बताते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में उसमें ही ये बातें जो है आ जाती हैं। जैसे दे आर सबस्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन, एक ऑप्शन था, एक जो पहला स्टेटमेंट था इट वाज दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। दूसरा था सीरीन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। तीसरा था वेलिन इज न्यूट्रल अमीनो एसिड एंड फोर्थ वन इज लाइसिन इज एन एसिडिक अमीनो एसिड। इवन अ किड कैन से कि इसमें से जो पहला है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन ये सही है और वेलिन इज न्यूट्रल ये सही है, ए एंड सी इज ओनली करेक्ट, राइट। उसके बाद अगर हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो फॉर एग्जांपल मैं केक वॉक तो नहीं कहूंगा लेकिन ये कहूंगा कि बहुत इजी था। आपको मालूम है जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं उसमें से एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम कॉमनली जब पढ़ते हैं तो बहुत ही मजेदार एक चीज है कि डायग्राम के साथ समझाया गया है उसका जेनेटिक कोडॉन क्या है, और उसके बाद अगर उस कोडॉन में गड़बड़ हो गई, राइट पॉइंट म्यूटेशन उसमें हो गई, और उसके बाद अगर वो एक जो है न्यूक्लियोटाइड उसमें चेंज हो जाएगा तो उसके बाद जो नंबर 6 पे जो अमीनो एसिड का चेन आ जाएगा, नंबर 6 पे जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि जो हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था या हीमोग्लोबिन आप लोगों ने जो डिटेल में पढ़ा होगा उसके दो चेन्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, ये दो अल्फा चेन एंड दो बीटा चेन। बाद में ये मत कहना कि क्लिप निकाल के सामने बोला दो चेन्स होती है, चार चेन्स होते हैं, दो अल्फा दो बीटा। उसमें से जो बीटा चेन होती है उसका जो 6th अमीनो एसिड है वो आपको मालूम है कि अगर ये चेंज हो गया ओके वैलिन और ग्लूटामेट अगर एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, यानी वहां होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, अगर वैलिन आ गया उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसने इवन बेचारे ने इतना डिटेल में पूछा था कि 6th अमीनो एसिड है, ग्लूटामेट होना चाहिए, वैलिन आ गया तो क्या होगा, राइट। उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे कुछ और क्वेश्चंस जो इस वक्त मेरे सामने हैं, अनफॉर्चूनेटली आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त नहीं है लेकिन अगर आपके पास पेपर है तो यू कैन सी इट। Arrange the following steps of DNA fingerprinting in a correct sequence. Obviously आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले मैं स्टेटमेंट्स पढ़ लूंगा। Isolation of DNA and its digestion by restriction endonucleases, राइट। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन
यूजिंग अ लेबल्ड VNTRs, लेकिन लेबल्ड VNTRs कब यूज करोगे हाइब्रिडाइजेशन की, अब तो नहीं करोगे। तो दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर जब आपने सेपरेट किया तो क्या करोगे, उसके बाद आप इसको ट्रांसफर करोगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, और उसके बाद जो आपने इसको ट्रांसफर कर लिया उसके बाद लेबलिंग करोगे, और लेबलिंग करने के बाद आप इसको देखने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगा। ये प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना, जो आप लाइन टू लाइन पॉइंट पॉइंट लिखते हो क्लास में, बराबर वैसे ही क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेफरेंस टू सेक्स डिटरमिनेशन इन हनीबीज। बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, ये क्वेश्चन पढ़ते हुए मुझे खुद हंसी आ गई कि मतलब इतना इजी क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ये भी कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आप ऑफन उन्हीं क्वेश्चंस को गलत कर देते हो। उसमें ये चीज होती है, तो या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या आपने ओवर रीड कर लिया, आपने इसको फॉर एग्जांपल बार बार पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो गए, या ओवर आपने थिंक किया इस क्वेश्चन पे। मैं हमेशा बोलता हूं ओवर थिंकिंग क्वेश्चन पे नहीं करनी है, इसको पढ़ो, समझो और जवाब दो। जैसे an offspring is formed from the union of a sperm and an egg develops as a female। ये कह रहा है, इसके कहने का मतलब है, इसके कहने का मतलब है अगर एक फॉर एग्जांपल स्पर्म एंड एग आपस में फ्यूज हो गया, ओके, स्पर्म एंड एग आपस में फ्यूज हो गया, ये जो बनेगा ये जाइगोट बनेगा, इट विल बी डेवलप्ड इनटू मेल और फीमेल। ये कह रहा है फीमेल, बिल्कुल ये फीमेल ही बनेगा। एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस, ये भी सही है। मेल हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑब्वियसली अगर मेल विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है तो उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और फीमेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ये भी गलत नहीं है। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय मियोसिस, बेटा अगर वो मियोसिस करेंगे उसके पास ऑलरेडी 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, अगर मियोसिस हो जाएगा इसके स्पर्म्स में 1/2 एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ का भी हाफ आ जाएगा, 1 का भी हाफ आ जाएगा, नो पॉसिबल, तो ये गलत है। और उसके अलावा अगर देखा जाएगा हनीबीज हैव a haploidiploid sex determination system, ये भी सही है। इसका मतलब A सही है, B सही है, और उसके अलावा आप देखें C सही है, और उसके अलावा E सही है। इसमें से सिर्फ D ऑप्शन जो था वो गलत है, यानी D स्टेटमेंट जो था वो गलत था, जो ये वाली सीरीज मेरे सामने है जिसमें से मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद जब आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में खत्म हो गया स्ट्रीम ब्रेक हो गई, नए सिरे से सर ने धोखा दिया, मुझे झूठ बोला, मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैं उसको यहीं धो देता। किस सर व्हाट मीन सर ने, आप खुद देखो, उसने कहा मुझे 20 मिनट लगे, उसके बाद 1.5